आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम रिजवाना शेख है। मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं बताएंगे आज की डेट क्या है। वेरी गुड। वेरी गुड। विषय लिखते हैं। विषय इतिहास। तो बच्चों बताइए, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, 7वीं कक्षा, 7वीं। तब आज पढ़ेंगे इतिहास विषय। इतिहास किसे कहते हैं? किसी को भी पता है इतिहास किसे कहते हैं? बताइए। अच्छा चलिए, मैं बताती हूँ। इतिहासकारों के मत से अतीत काल में घटी हुई घटनाओं को कालानुसार जानकारी देना मतलब इतिहास कहलाता है। अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती है और उसे किसी के जरिए उसे किसी दूसरे तक पहुंचाया जाता है, किसी दूसरे को बताया जाता है उस घटनाओं के बारे में, तो उसे इतिहास कहते हैं। बीते हुए कल में हुई घटनाओं के कालखंड को इतिहास कहते हैं। तो हमने देखा है इतिहास की परिभाषा। तो बताइए बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत की राजधानी क्या है, पता है किसी को? दिल्ली। वेरी गुड। भारत की राजधानी है दिल्ली है। तो हम पढ़ेंगे आज दिल्ली के सुल्तान। हमारा कार्यक्रम क्या है? दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान। हमारा पार्ट नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। तो हम पार्ट नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान पढ़ेंगे। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है और दिल्ली के अंदर जो 5 सुल्तान आए, पांच वंश आए जिन्होंने अपना कार्यकाल चलाया, 5 वंश के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि कितने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने के वंश आते हैं और उसके संस्थापक कौन है और कौन कौन से सुल्तान हैं जिसके अंदर उसका समावेश है। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशज हैं जिसने अपना कार्यकाल चलाया। पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक के माना जाता है। से 1206 से 1210 तक का कार्यकाल यह गुलाम वंश का रहा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देखिए, इसका गुलाम वंश ही नाम क्यों पड़ा है इस वंश का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा के गुलाम थे और उन्हें गुलाम कहकर पुकारा जाता था,
इसीलिए इनका वंश गुलाम कहते कहते कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम कहा जाता था, इसीलिए इनके वंश का नाम भी गुलाम पड़ गया। तो ये गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक के दिल्ली पर अपनी सत्ता संभाली। 4 साल तक के अपना कार्यकाल किया संभाला। इनकी सत्ता अस्थायी थी। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यकाल संभाला। कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद में इल्तुतमिश ने उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूर्ण किया। तो हमने देखा है कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक के कार्यकाल किया। और अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी। इन्होंने कुछ ही समय तक अपना कार्यकाल चलाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उनकी बेटी रज़िया सुल्तान आई। रज़िया सुल्तान उनके बच्चों में से भाइयों में से भी ज़्यादा योग्य पाई गई। रज़िया सुल्तान अपने भाइयों से भी ज़्यादा योग्य थी, इसीलिए उन्हें सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। रज़िया सुल्तान ये पहली मुस्लिम शासिका थी जिसे दिल्ली सल्तनत की सुल्तान घोषित किया गया। ये एक बहुत ही बहादुर थी, वीर थी। इनके भाई लोग होने के बावजूद भी इन्हें सुल्तान बनाया गया था, क्योंकि ये उनके भाइयों से भी ज़्यादा योग्यता रखती थी। रज़िया सुल्तान को पहली मुस्लिम शासिका माना जाता था। रज़िया सुल्तान ने 1236 में अपना कार्यकाल संभाला। रज़िया सुल्तान ने 1236 में अपना कार्यकाल संभाला और इन्हें भारत की पहली मुस्लिम शासिका के रूप में जाना जाता था। ये बहुत ही योग्य थी। इनका मानना था ये था कि इनके अब्बू कहते थे कि प्रजा का रखवाला उसका सुल्तान होता है और वो उसका फर्ज होता है कि वो प्रजा की हिफाजत करे, उनके बारे में सोचे। और ये इनका सपना था कि कोई भी उनकी प्रजा में से कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके साथ में नाइंसाफ़ी हो, किसी के साथ में अत्याचार हो, कोई अमीर या कोई गरीब ना हो, सब एक समान कहलाए। उनका यही सपना था कि वो अपनी दिल्ली को एक आसमान की एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाए जहाँ पर उनका एक नया मकाम हो। इनका यही सपना था। लेकिन कुछ लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये एक स्त्री शासिका होने के कारण कुछ लोगों को लगता था कि एक स्त्री सुल्तान नहीं कहला सकती है, सुल्तान नहीं बन सकती है। इसीलिए कुछ ही समय के बाद में इन्हें सत्ता से हटा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री सुल्तान थी। इसीलिए कोई भी ये नहीं चाहता था कि एक स्त्री सत्ता संभाले। फिर भी रज़िया सुल्तान ने अपनी सत्ता भली भांति संभाली और सभी के साथ में इंसाफ किया। केरा प्रणाली को अपनाया। उन्होंने तो यहाँ तक के अफवाह उड़ा देती थी कि वो एक पुरुष राजा है। सबको ये महसूस करवा दिया था कि वो एक स्त्री नहीं बल्कि पुरुष राजा है। उन्होंने अपना लेपाक भी बदल दिया था ताकि सभी लोग उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने अपने लिए एक टोपी और जॉकेट वाला लिबास तैयार कर लिया था ताकि वो एक स्त्री न दिखाई दे, एक पुरुष का अवतार धारण करके पुरुष जैसे रुतबा कायम करे और अपनी सत्ता संभाले। इसीलिए लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ जाया करते थे। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ जाकर उनके खिलाफ बहुत सी बातें की और चाहा कि वो सत्ता से हट जाए। और बहुत जल्द वो रज़िया सुल्तान सत्ता से हट गई है। और उनके बाद में आते हैं गियासुद्दीन बलबन। रज़िया सुल्तान के बाद में आते हैं गियासुद्दीन बलबन। रज़िया सुल्तान के बाद में गियासुद्दीन बलबन आते हैं। इन्हें इब्न बतूता के नाम से भी जाना जाता था। ये
गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान रहे। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसका दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, जिसका कार्यकाल 1209 से लेकर 1230 तक के माना गया। 1220 से 1230 तक के कार्यकाल गुलाम वंश का था। 1209 से 1230 तक गुलाम वंश का कार्यकाल 1209 से लेकर 1230 तक के रहा, जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में, और 1290 से लेकर 1230 तक के अपना कार्यकाल संभाला, अपना कार्यकाल चलाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ये एक बहुत ही शूरसा वीर थे, और इन्होंने अपना कार्यकाल किया, अपने सिक्के चलवाए, तुर्क चलवाए। उनके बाद में बहुत ही जल्द इनकी कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई। धोखे से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें मार दिया गया था धोखे से। इनके दामाद और भतीजे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। जूना खान नामक उनका एक भतीजा था, उनके भाई का बेटा, और इनका दामाद, दोनों ने मिलकर अपनी योजना बनाई जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु की, और एक दिन इन्होंने इनकी मृत्यु कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु इनके दामाद और भतीजे ने किया था, जूना खान ने। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अपनी सत्ता संभाली। जो पहले जूना खान के नाम से जाना जाता था, जिसने अपने चाचा की मृत्यु की थी धोखे से, वही आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया, जिसे जूना खान भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। इन्होंने अपने चाचा को मारकर सत्ता हथियाई थी। ये एक पागल राजा के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। चमड़े के सिक्के चलवाने के कारण ये एक पागल राजा के नाम से जाने जाते थे। लोगों ने उन्होंने पागल राजा की उपाधि दी थी। चमड़े के सिक्के चलवाए थे। मतलब खिलजी वंश में चमड़े के सिक्के चलवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, इसीलिए उन्हें पागल राजा की उपाधि दी गई थी, और उन्हें पागल राजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ अलग अलग तरीके से करते थे। और जब तक कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई सुल्तान आए और किसी ने चमड़े के सिक्के चलवाया। ये पहला सुल्तान था जिसने पहली बार एक चमड़े के सिक्के चलवाया था अपने कार्यकाल में, और पागल राजा की उपाधि पाई थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। ये एक पहला सुल्तान था जिसने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। सभी को बहुत ही तकलीफ़ें दिया था,
और अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था, इसीलिए इन्हें पागल राजा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ये है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। इसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1314 तक माना जाता है। 1320 से 1314 तक तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेकर 1314 तक है। इसके संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और इसका कार्यकाल रहा 1320 से लेकर 1314 तक के। गियासुद्दीन तुगलक के बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के अंतर्गत पहला सुल्तान आता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों सुल्तानों ने गुलाम वंश का कार्यकाल संभाला 1320 से लेकर 1314 तक के। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसके बाद में इल्तुतमिश ने उसकी 2 मंजिला इमारत ऊपर चढ़ाई थी और 2 मंजिला इमारत ऊपर चढ़ाने के बाद में इल्तुतमिश ने उसका कार्य छोड़ दिया था। उसका कार्य छोड़ने के बाद में फिरोज शाह तुगलक आए तुगलक वंश के अंतर्गत। फिर उन्होंने कुतुब मीनार का कार्य आगे बढ़ाया और कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार के कार्यों को आगे बढ़ाया था और कुतुब मीनार को पूरा किया था। तो ये था अपना तुगलक वंश। इसके बाद में आता है सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा वंश आता है सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश है सैयद वंश। इसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक के 1414 से लेकर 1451 तक के रहा। 14 से 51 तक। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक के माना जाता है। इसके संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और अपना कार्यकाल किया 1414 से लेकर 1451 तक के। इसके बाद में आता है सैयद वंश के बारे में ऐसा कुछ नहीं है इतिहास के अंदर जिसके बारे में विस्तार से बताया जाए। सैयद वंश के बारे में बहुत ही कम माहिती है। तो इसके बाद में देखेंगे हम आखिरी वंश लोधी वंश। लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी वंश था। लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश था, जिसके संस्थापक बहनू लोधी।
बहलुल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1426 तक के रहा। 51 से 1426 तक। 1451 से लेकर 1426 तक का कार्यकाल बहलुल लोदी ने लोदी वंश के अंतर्गत निभाया। बहलुल लोदी ने बहलुल नामक सिक्के जारी किए थे। आप लोग को दिख रही है आकृति, इसके अंदर बहलुल लिखा है उर्दू जुबान में। बहलुल नामक सिक्के चलवाए थे बहलुल लोदी ने। इनका नाम था बहलुल, इसीलिए उन्होंने उनके नाम के ऊपर बहलुल नामक सिक्के जारी किए थे। तो ये था हमारा लोदी वंश। लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश रहा। पहला वंश देखा हमने खिलजी वंश, सॉरी गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश था अपना खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। और चौथा वंश था सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। और पांचवा और आखिरी वंश था लोदी वंश, इसके संस्थापक थे बहलुल लोदी, जिन्होंने बहलुल नामक सिक्के जारी किए थे। तो आप सभी को मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि अब दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजा आए और 5 राजा ने अपना कार्यकाल संभाला। और इस कार्यकाल 1206 से लेकर सभी कार्यकाल निभाया भाजपा 1426 के बीच के समय में। तो आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा उम्मीद है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, जवाब दीजिए। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? बोलिए जी, वेरी गुड। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली शहर, ये दिल्ली राजधानी कब बनी है? दिल्ली को राजधानी कब कहा गया? मतलब राजधानी किस सन में बनाया गया? बताइए। दिल्ली सल्तनत को किस सन में राजधानी घोषित किया गया? 13वीं सदी में, याद रखिए। 13वीं सदी में दिल्ली को एक राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली एक पहले बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। इसे बहुत विशेष माना गया था दिल्ली शहर को। दिल्ली शहर विशेष होने के कारण, बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे राजधानी बनाया गया, जो हमारे भारत की राजधानी कहलाती है। इसको 13वीं सदी में राजधानी कहलाने का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान। वेरी गुड। भारत की पहली मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? हाँ, वेरी गुड। रज़िया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो पहली मुस्लिम शासिका कहलाई। जो स्त्री में पहली बार ऐसा कोई हुआ था कि जिसने स्त्री होकर भी सत्ता संभाली थी, वो रज़िया सुल्तान थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए हम आपको गृह पाठ देते हैं। घर से आपको दिल्ली के सुल्तान, पाठ नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान, इसको विस्तार से लिखकर लेकर आना है। ओके। कल आप सभी को घर का काम है, गृह पाठ है कि दिल्ली के सुल्तान, इस पाठ को विस्तार से घर से लिखकर लेकर आए और पढ़कर आए। धन्यवाद।